support is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। आज की 2-3 अहम खबरें हैं जिनके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले जिस अहम खबर, अहम डेवलपमेंट, अहम इशू पर बात करेंगे वो है अवामी मसाइल के मुतालिक। कल रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और खौफनाक इजाफा कर दिया। हर महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा खौफनाक इजाफा कर रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं, जब बढ़ाई जाती हैं तो वो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत तक ही नहीं रहती बल्कि ज़िंदगी की हर शोबाजात, हर रोज़मर्रा जो ज़रूरत की चीज़ होती है उस पर असरअंदाज होती हैं। महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है और इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कल रात गए यानी कि आज यकम जून से इस तरह बढ़ाई गई कि जब ईद सिर्फ 4 या 5 दिन दूर है और पाकिस्तान के अवाम ईद की खरीदारी में मसरूफ है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं उसका असर तमाम तर खरीदारी की चीज़ों पे होगा। एक आम गरीब इंसान पे इसका फ़र्क पड़ता है। आपको याद दिलाते हैं कि इमरान खान जब अपोजिशन में हुआ करते थे और उस वक्त की हुकूमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती थी तो इमरान खान साहब क्या कुछ कहा करते थे, सुनिए। जो कार्बन टैक्स है, ये कार्बन टैक्स इस मुल्क में पोल्यूशन खत्म करने के लिए नहीं लगाया गया। ये जो 500 अरब रुपए का डेफिसिट बजट दिया है, 500 अरब रुपए का, उसको पुर करने के लिए एक और अवाम के ऊपर टैक्स लगाया गया। हम इंशाअल्लाह हम सबके साथ मिलकर जदोजहद करेंगे और तब तक जदोजहद करेंगे जब तक ये टैक्स हुकूमत वापस नहीं लेती। जिस तरह की इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ी है, जरा डीजल के ऊपर देखें, इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल के ऊपर 40% टैक्स लगता है। हर 1 रुपया, हर 100 रुपया जो आप पेट्रोल खरीदने में खर्च करते हैं, 40 रुपया टैक्स में जाता है। 50% टैक्स लगाना पड़ता है 1 लीटर फजूल रमान डालने में अपनी टैंकी में। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। तो मैं टीवी देख रहा होता हूँ, कुछ गुस्सा चढ़ता है तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माजी के बयानात तो आपने सुने, लेकिन हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए जाने पे अवाम क्या कहती है, उनकी भी सुन लीजिए। इमरान खान से सवाल है कि कितना और बर्दाश्त करें और कितना और सब्र करें। जब बात हद से गुजर जाएगी तो फिर हम मरना शुरू कर देंगे। एक ही दफ़ा 200-250 रुपया कर दें तो अवाम की जान छूट जाए ये रोज़ की तकलीफ से। सुबह जब उठते तो बोलता है पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर ऊपर गया, तब्दीली आएगी, ये आएगा, वो आएगा। अभी इन्होंने ईद में सस्ता करने की बजाय, सब्सिडी देने की बजाय इन्होंने 4 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये महंगा कर दिया है। सरासरी गलत बात है, हम खिलाफ, मैं खुद ही पीटीआई वाला हूँ ना, लेकिन ये जो अभी चल रहा है तो उम्मीद नहीं कि फिर इसको कोई वोट देंगे। तब्दीली ये कि अवाम के ऊपर बोझ डालते जाओ, हर चीज़ पे टैक्स लगाओ, हर चीज़ महंगी करो। रोज़ों से पहले इन्होंने 9 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, अब फिर ईद का तोहफा दिए 4.5 रुपये फिर बढ़ा दिए। गरीब आदमी किधर जाए। सीट पर बैठने से पहले तो कहते थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, हर चीज़ आवाम को रिलीफ में मिलेगी, तो कोई रिलीफ नहीं है। इस अवामी इशू के अलावा एक और बड़ी खबर है आज की अहम, पिछले कुछ दिनों से चल रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत का रेफरेंस। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सी अहम बातें की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अरकान पार्लियामेंट सदर मुमलिकत के खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, क्योंकि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पे उन्होंने दस्तखत किए हैं वो इंतहाई गलत है। इसके अलावा मुल्क भर की बार एसोसिएशन जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत में खड़ी हो
हो गई हैं, तो ये मामला आगे बढ़ के कितना संगीन होने जा रहा है, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इन सब मामलात पे बात करने के लिए मेरे पास बहुत ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध हैं, मरकजी सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नफीसा शाह साहिबा MNA हैं, मरकजी सीनियर रहनुमा हैं और सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरकजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और अमानुल्लाह किनरानी साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इम्पीचमेंट की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया जाए। तो ऐसा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से क्यों आया है, इस पर भी सवाल करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, हर गुजरते दिन के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस संगीन से संगीन तर ये मामला होता चला जा रहा है। पहले खबर आई कि FBR की तरफ से आया, आज ये खबर आई, कल फरोख नसीम साहब ने भी कहा कि जी एसेट रिकवरी यूनिट एंड FBR की तरफ से ये आई थी। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है और इसके पीछे जो नीयत मौजूद है उस पर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा। हर सियासी बात के पीछे दो तरह का मौक़िफ़ होता है। कोई लोग उस पर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिफेंस कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप माजी के पिछले 1-2 महीने के जो हमारे जो आज हमें इल्ज़ाम लगा रही है ऑपोजिशन हमारी, उनका बयान देखें तो उनका एक ही बयानिया है पीपल्स पार्टी का ख़ासकर कि हम एहतसाब करते हैं सिर्फ सियासतदानों का, जजेस और जर्नल्स का, और जो आप बाकी जो आपकी तरह के जर्नलिस्ट हैं उनका एहतसाब नहीं होता। लेकिन सर सिर्फ अपोजिशन ये नहीं कह रही है, पूरे मुल्क की वुकला बरादरी आपके साथ बैठे सुन लेना, मैं पूरी बात कर लूं। प्रेसिडेंट उसमें ये कि अगर जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज का मामला जुडिशरी के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है तो उसका हक के दिफा कैसे ख़त्म हो जाता है? कैसे आप ये ज़्यूम कर लेते हैं कि वो जजेस जो सबके फैसले करते हैं, हम सबके, चाहे हमारी पार्लियामेंट में सीट हो, हमारा ज़िंदगी मौत का फैसला उनके पास होता है, तो वो अपना फैसला करने में अगर गैर जानिबदारी नहीं करेंगे, ये कैसी बात है? फिर इसमें अगर कोई बदनीति है तो क्या हुकूमत ने खुदा न खास्ता उनको हटा देना है? किसी मिनिस्टर के ऑर्डर पे, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे, किसी एग्जेक्टिव के बंदे के ऑर्डर पे कोई फैसला होना है? अगर किसी का कोई केस आया है, बहुत सारे लोगों के आए, इमरान खान पे केस था कि सादिक और अमीन नहीं है, वो निकल के आगे। नवाज शरीफ पे केस था, सादिक और अमीन नहीं है, वो नहीं निकल सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें कौन सी अचंभे की बात है? खुद ही तो आपका बयानिया था जजेस का कि जर्नल्स का एहतसाब नहीं होता, उन्होंने जो एहतसाब कर रहे थे आपको दिखा दिया, ये होता है। अब आप देखें और शर्मिंदा हो। एक मिनट के लिए यहाँ पर आपको मैं रोकूंगी। जब होता है तो आप ये सवाल जरा अपोजिशन के सामने रखते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, जो बात सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं, यही पिछले 2-3 दिनों से गवर्नमेंट कह रही है कि जी अपोजिशन तो खुद कहती थी कि सबका एहतसाब होना चाहिए, चाहे सियासतदान हो, चाहे जज हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे सहाफ़ी हो, जो भी हो। तो अब अगर एहतसाब हो रहा है तो SJC के पास मामला जाने दें, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा तो खारिज हो जाएगा रेफरेंस। पहली तो बात है वहाँ दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, इस वजह से कि देखें मिसकंडक्ट एक अलग चीज़ होती है जी, जिसमें कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिनका टैक्स मैटर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये दिस इज अ प्योरली दिस एरिया बिलोंग्स टू FBR, ठीक, क्योंकि हमने इतनी गड़बड़ कर दी है पिछले 2-3 साल में कि जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन में होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, जो पार्लियामेंट में होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। अब ये डिटर्मिन करना, मिसाल के तौर पर मैं एक जो हमने सुना है कि उनका कोई प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, एक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, बट सुना है, ये किसकी प्रेरोगेटिव है डिटर्मिन करना? ये कैसे डिटर्मिन होगी जुडिशियल काउंसिल? दे हैव टू इन्वॉल्व FBR इन दैट ना। ओके भाई सोर्सेज हैं, नहीं है तो जुबैर साहब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई मामला था तो FBR को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, SJC में रेफरेंस नहीं जाना चाहिए था। एब्सोल्यूट। दूसरी बात में लेट मी जस्ट से, दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ा एक अमेजिंग फिनोमेना होता है कि जो भी कुछ हलकों के खिलाफ कोई बात करता है, चाहे वो उसके एक्शन से, चाहे उसकी जजमेंट से, तो उसी का ही एहतसाब शुरू हो जाता है। सो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सबकी आवाज़ दबा दी जाए कि ताकि आइंदा कोई भी ना बोले। तो जब हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, उसका मतलब ये होता है
कि अगर मेरे में कोई वीकनेस है, जी। लेकिन अगर मैं कोई बात किसी हल्के को नाराज नहीं कर रहा तो मेरा कभी एहतसाब नहीं होगा, और अगर मैं कर रहा हूं तो मैंने छोटी सी भी गलती की है तो आपका एहतसाब शुरू हो जाएगा। मतलब बड़ा क्लियर था कि जब एक फैजाबाद का जब फैसला आया था तो उसके बाद जाहिर सी बात है ही केम अंडर फायर। अगर वो फैसला ना आता कुछ भी ना होता। ओके, ये जो आपने बात की है ना कि जो मामला सामने आया है, रिपोर्टेडली जो मामला सामने आया है किसी प्रॉपर्टी का, ये एफबीआर का प्रेरोगेटिव है। इस पे अमानुल्लाह साहब ही हमें बता सकते हैं कि ऐसा होता तो कहाँ पर जाना चाहिए था। लेकिन अमानुल्लाह साहब, जो आपने आज एक मुतालबा रखा अरकान पार्लियामेंट के सामने, उस पर मैं ज़रा MNA नफीसा शाह साहिबा से बात कर लूँ। नफीसा शाह साहिबा, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि जो अरकान पार्लियामेंट सदर के खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, क्योंकि आरिफ अलवी जो है वो डमी सदर हैं और उन्हें इस ओहदे पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है, और ये रेफरेंस बदलियती पर मबनी है जो उन्होंने आगे भिजवाया है। आप एग्री करती हैं बतौर MNA सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से? देखिए, पहले तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हम भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी के आड़ में स्पेसिफिक जज और जजेस को टारगेट किया जाता है किसी और मकसद के लिए, तो फिर ये इसको कहेंगे अल्टीरियर मोटिव। और अगर कोई अल्टीरियर मोटिव है इस रेफरेंस में तो फिर ये मैनिफाइडे है, और इसलिए इस रेफरेंस को वापस ले लेना चाहिए। और ये ऐसी बात जो है ऑपोजिशन ने, जॉइंट ऑपोजिशन ने एक रेजोल्यूशन पेश की स्पीकर को, जो उन्होंने प्रोवोक कर दिया हाउस डर से कि क्या इस रेजोल्यूशन क्या वो क्या करेंगे। तो पहले तो पार्लियामेंट सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि ये रेफरेंस वापस लिया जाए, और नेशनल असेंबली की तरफ से भी, ऑपोजिशन की तरफ से ये, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इससे महाजाराई होगी, इससे क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस होगा, इसकी एक इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस अंडरमाइन होगी, इसलिए रेफरेंस को वापस लिया जाए। तो इस वक्त हमारी पोजीशन, हमारी जमात की पोजीशन ये है। और एक और इससे सवाल एक उठता है कि यकीनन इसके ऊपर भी ये जो बार कम्युनिटी है ऑल ओवर, एंड परहैप्स राइटली सो, कि उन्होंने इसकी मजम्मत की है और तशवीश का इजहार किया है सदर के इस जो रेफरेंस उन्होंने दी है। लेकिन सवाल ये है कि कंप्लेनेंट कौन है। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आया सदर ने खुद इनिशिएट किया? अगर उन्होंने खुद इनिशिएट किया तो उनको कैसे पता चला? क्या एफबीआर ने ये खत भेजा सदर को? क्या एसिड रिकवरी यूनिट ने भेजा? अपेरेंटली एसिड रिकवरी यूनिट डिनाई कर रहा है कि हमने नहीं भेजा। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये कंप्लेंट कि इसके पीछे है कौन एग्जैक्टली इसके पीछे है कौन। लेकिन मेरी दो दिन पहले फिरदौस आशिक आवान साहिबा से बात हुई। मैंने उनसे यही पूछा कि इसके पीछे है कौन, कहां से इनिशिएट हुआ, तो उन्होंने कहा कि एफबीआर ने इनिशिएट किया। उसके बाद फरोग नसीम साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि जी एसिड रिकवरी यूनिट ने भेजा है ये। तो इस वक्त दो नाम सामने आ रहे हैं, एसिड रिकवरी यूनिट, एफबीआर। अब ये भी सवाल है कि क्या इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपने तौर पे इनिशिएट? रिकवरी यूनिट इज डिनाइंग इट, तो शहजाद अकबर को बुला लें, वरना सदाकत अब्बासी स्पोक्सपर्सन है, उनसे पूछ लें कि कंप्लेंट किसने की है। सबसे पहले तो ये पता चले कि कंप्लेंट किसने की। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पे बड़ा अचंभा है। लेकिन जो बात हो रही है अमानुल्लाह किंद्रानी साहब, जो बार बार बात पॉइंट रेज हो रहा है जुबैर साहब की गुफ्तगू से भी, नफीसा शाह साहिबा की गुफ्तगू से भी, कि ये प्रेरोगेटिव, ये जो फॉल करता है जुरिस्डिक्शन, ये एफबीआर में फॉल करता है। तो क्या अगर किसी भी जज साहिब के खिलाफ इस किस्म के मामलात हों जो कि एफबीआर की कैटेगरी में, एसिड रिकवरी यूनिट की कैटेगरी में फॉल करते हो, तो वो डिपार्टमेंट्स खुद से इनिशिएट कर सकते हैं कार्रवाई, या वो भी मजाज हैं कि एसजेसी को भेजेंगे मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात यह है कि जैसे ज़ुबैर साहब ने भी कहा और हमारे पास भी इतलात हैं, वो मुसद्दक़ का इतलात नहीं है क्योंकि रेफरेंस की कापी हमारे पास नहीं है जी। 2 दिन पहले तक शायद काजी साहब के पास भी न हो, अब आज पता नहीं उनके पास है भी कि नहीं है। सब परसेप्शंस हैं। अगर परसेप्शन कोई लिया जाए तो उसके अंदर काजी साहब का कहीं पर भी नहीं है कि उन्होंने कोई मिस स्टेटमेंट दी है। वो असल बात उनके बेगम साहिबा का है और उनके बच्चे का है। तो उनके बेगम साहिबा को अल्लाह सलामत करे, हमारी बहन है, इत्तेफाक से मैं जानता हूं उनको, और वो हमारे नसीराबाद और जकोबाद की वो बहुत बड़ी ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं।
उनकी बड़ी ज़मीनें सिंध में भी, जैकबाद डिस्ट्रिक्ट में और नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो वो एक बंगले का हवाला है, उनके पर्सनल है, उनके वालिदैन, उनके अब्बा अजदाद से बड़ी ज़मींदार वो विरासती हैं और अभी भी ज़मींदार हैं, उनके अपने नाम पर ज़मीन है। मैं एक आध केस में उनके रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो गुजारिश ये है कि उनकी इतनी बड़ी जायदाद है, 2 बंगले के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और अगर FBI ने पूछना है तो वो इंडिपेंडेंट लेडी है, उससे पूछ ले काजी साहब को इससे क्यों जोड़ते। ये काजी साहब की जायदाद तो नहीं है कि काजी साहब से FBI नहीं पूछ सकता था, इसलिए 2009 में चला जाना चाहिए था। FBI में को किसने रोका है, उसकी मिसेज को से पूछे, क्योंकि मिसेज तो उनकी ना मुलाजिम है ना पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो खातून खाना है, और उनसे पूछने में FBI को क्या हर्ज था, उसको पूछने के बजाय काजी साहब। वजह यह है क्या हम सब चीज़ें हमारी अबो बोर्ड है, हमने तमाम FBI ने रिकॉर्ड बिल्कुल अभी परफेक्ट बना लिया है कि हम आइंदा यकीन कर लें। अब सिर्फ काजी साहब रह गया था जिसका अपना नाम भी नहीं है, जिसकी जायदाद भी नहीं है, उसको जाकर आप मेलाइन करें। क्या इसके अंदर ये बात है? एक सवाल अमानुल्लाह साहब, यहाँ पे एक सवाल उठता है। फैसला है, फैसले हैं, वो इंडिपेंडेंट फैसले हैं, उसका खुद मुख्तार होना है, वो सवाए खुदा के न डरने वाले इंसान है, उसको क्यों पिन पॉइंट आप, मैं कहता हूँ आज मैं मुतालबा करता हूँ तमाम जजेस का FIR निकालें, क्यों नहीं जरूरत करती है? लेकिन तमाम साबिक जजों का निकाले, क्यों नहीं करते हैं? एक सवाल यहाँ पे जन्म लेता है। साहब को इसलिए मेल ऑफ आईडी है, आपने उस शख्स को पिन पॉइंट किया जिसका कसूर भी नहीं है, और आपने बेगम के नाम को इस्तेमाल करके अमानुल्लाह साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर इदारों को FBR को या तहकीकात करने वाले इदारों को कहीं भी शाइबा हो या कोई भी ऐसे सबूत उनके पास हों जो कि बाद में सामने आ जाएं, कि अगर उनको लगे कि कोई भी स्पाउस, कोई भी डिपेंडेंट, बच्चे, रिश्तेदार, उनकी किसी भी चीज़ों का कनेक्शन कहीं से भी किसी भी मौजूद जज साहिब के साथ जाके मिलता है, तो उसकी फिर तहकीकात वो अपने तौर पर करेंगे या SJC में जाएंगे? नहीं, अपने तौर पर कर सकते हैं, क्यों नहीं? जज साहब का तो इसमें खुद उनके एलिगेशन भी नहीं लगाया, उसके अंदर जज साहब का एलिगेशन ही नहीं है कि जज साहब के आमदनी से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। क्लियर कट उनके मिसेज के नाम पर जो बताया गया है, और क्लियर कट उनके बेटे के नाम पर जो एडल्ट है, 18 साल से ज़्यादा है उसकी उम्र, तो उससे पूछ सकते हैं कहाँ से लाएं। अगर उसका इशू है टैक्स का इशू है, किसी और कोई फॉर्म्स का इशू है, FBR का इशू है, मगर बात है सीधा मेलाफाइड, इसलिए काजी साहब को जो इंडिपेंडेंस है वो उसके पाँव का जंजीर बन गया है, वो इस माशरे में उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वरना हम 10 सबूत दे सकते हैं जो मिसकंडक्ट है 2009 में जो चीजें मौजूद हैं उसके फॉल ही नहीं करता है। लोगों के पीछे ऐसे इल्जाम, ये सारे मामला जो है उस सवाल की तरफ हमें अमानुल्लाह साहब खिलाफवर्जी करते। मिसकंडक्ट वो है जो कौम को धोखा दे रहे हैं। अमानुल्लाह साहब, अब ये सारे सवालात मुझे इंडिविजुअल का एक्शन है, पहले ये कौम का नुकसान नहीं किया किसी ने। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मुझे सदाकत अब्बासी साहब, जो सवाल जो अमानुल्लाह किंद्रानी साहब की बातों से भी सामने आ रहा है, सब करना चाह रहे हैं, जुबैर साहब ने भी किया है, नफीसा शाह साहिबा ने रखा है, कि ये कहाँ से आया रेफरेंस, इसके पीछे कौन है? क्या सदर साहब ने खुद इनिशिएट किया या किसी ने भेजा है सदर साहब को ताकि वो उसको आगे रेफर कर सकें SJC को? देखिए, पहली बात है, जितनी भी बातें हम सारे कर रहे हैं सारी स्पेकुलेशन पे हैं कि क्या वजह है, क्या है, चूंकि अभी तक डिटेल बाहर नहीं आई। नहीं सर, आप गवर्नमेंट किया ना, तो आप बताएं ना, आप डिटेल दें। दूसरी बात में नफीसा साहब कह रही हैं कि जी ये तो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन है। मुझे बताएं किसी जुडिशरी के बंदे का केस जुडिशरी के पास भेजने से क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ पे आ गया? क्या अगर बिल फर्ज जो इल्ज़ाम ये कह रहे हैं, डिटेल तो गवर्नमेंट ने, अगर वो इल्ज़ाम वही है, अगर इल्ज़ाम वही है फिलहाल, और उसकी जो वजाहत दे रहे हैं किंद्रानी साहब, जो वजाहत दे रहे हैं कि खातून के पास, अहलिया के पास सारे वसाइल हैं, तो अगर ये बात आया कहाँ से है? अगर ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चली जाएगी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा कहाँ से आया? एक और बात, हम एकदम से मेलाफाइडी और बदनीति की बात कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कोई भी मामला होता है वो कहाँ भेजते हैं उसको फैसला करने के लिए? जुडिशरी के पास भेजते हैं। किसी सिविलियन मैटर में, किसी पॉलिटिकल मैटर में, किसी भी कोई चीज एसेट क्या कोई मामला हो जाए, दो राय, तो कहाँ भेजते हैं? सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। अभी चूंकि इस पे कोई डिटेल बाहर नहीं आई, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, किसी मिनिस्ट्री की तरफ से, सिर्फ 2 मिनिस्ट्रीज ने कहा है कि हमने ये नहीं किया। फरोग नसीम साहब ने कहा कि ये एसेट रिकवरी से आया, उनका बयान आया कि जी हमारा नहीं है, FBR से आया। अभी डिटेल नहीं आई, जब ये डिटेल आएगी उसके बाद अगर जुडिशल काउंसिल बैठेगी तो उस वक्त उनको पूरा डिफेंस भी मिलेगा, और जब वो फैसला आ जाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगा, हम देखेंगे कि मेलाफाइडी है कि नहीं। लेकिन जब मामलात को इतना हश-हश रखा जा रहा है, जब मामलात को इतना खुफिया, इतना क्या एग्जीक्यूटिव कोई अपनी पावर इस्तेमाल करेगी इसके फैसले करने में? इस पर मुझे इल्जाम लगाने में आप मुझे इल्जाम लगाएं, मैं आप पे लगाऊं। जो फोरम है क्या वो जुडिशरी से
एक्स्ट्रा जुडिशियस फोरम है? ये मुझे या वहाँ बताएं, पे उनको डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा? एक गुजारिश है कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मुझे जो यकीन है एक से ज़्यादा नहीं दर्जनों केसेस मौजूद हैं। उनके मंदरजात आज तक क्यों नहीं लीक किए गए? क्यों? उसके अंदर करप्शन है। क्यों इस तरह ऐलान किया जा रहा है, मीडिया में लीक कराया गया, उसको इस हद तक जहनी तौर पर कर दिया गया कि उसके जज के तौर पर बैठने के लिए लोग जो है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। आखिर उसने जुर्म किया? उसका तो कोई जुर्म है ही नहीं। आपने इतना हाइप क्रिएट कर दिया उसके खिलाफ पहले ही। बाकी अगर तफसीलात लाने हैं तो सबके लाएं, सबके तरफ। आज भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास केसेस मौजूद है उनको पब्लिक करें। काजी साहब का भी जैसे एमएनए साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, रेफरेंस तो अभी किसी के सामने है ही नहीं। ये क्यों फिर कहां से लीक हुआ है? कहां से लीक क्यों? हुआ? ये बड़े अहम सवाल हैं। क्यों लाई जा रही है? मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद जुबैर साहब, नफीसा शाह साहिबा से भी बहुत से सवाल पे जवाब लेने हैं। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक। नफीसा शाह साहिबा, जिस तरह से मुल्क भर की बार एसोसिएशंस जस्टिस काइजी फाइज ईसा की यकजहती में खड़ी हो गई हैं और आज सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह साहब जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि इन्होंने आज मुतालबा रखा है कि अरकान पार्लियामेंट सदर के खिलाफ रेफरेंस लेके जाएं। तो बतौर एमएनए आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? नंबर 2, ये जो वकला बरादरी हुकूमत के सामने आके खड़ी हो गई है, ये तनाव कितना संगीन, कितना खतरनाक है इस निजाम के लिए? देखिए, इस वक्त अपनी पार्टी की इस वक्त जो हालिया पोजीशन ये है कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं। वी बिलीव कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये पर्टिकुलर केस एक स्पेसिफिक जज के खिलाफ इनिशिएट हुआ है, जो तेजी इसमें दिखाई गई है, लग तो ये रहा है कि इसके इंटेंशन कुछ और है। इसलिए इस वक्त हमने जो कल हमने पार्लियामेंट के अंदर जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की है उसमें हम सब सिग्नेटरीज हैं, जिसमें ये रेजोल्यूशन किया गया है कि ये सस्पिशियस है और इसमें मैनिफाइडे है, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं और हम डिमांड करते हैं कि इस रेफरेंस को वापस किया। इस वक्त जमीनी पोजीशन ये है। तो अब नेक्स्ट सेशन जो होगा, हमारी कोशिश ये होगी कि ये रेजोल्यूशन पास हो। उसके बाद इनिशियली हमारे पास फैक्ट नहीं है। वी डोंट नो कि सदर साहब ने ये इनिशिएट की है या कहीं और से आई है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यू है। पार्लियामेंट में इस वक्त जो ऑपोजिशन का व्यू है ये है। माजी उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली पार्लियामेंट ऑपोजिशन मिल बैठेगी और अगला लाए अमल होगा। इस वक्त हम तो जो बार एसोसिएशन है, नेशनल बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार के अलावा सबने कंडेम किया है और किया है कि इस रेफरेंस को वापस लिया जाए। मोहम्मद जुबैर साहब, हुकूमत अगर इस रेफरेंस को वापस नहीं लेती है, इस पे कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो जिस तरह से बार एसोसिएशंस इसकी मुखालिफत में खड़ी हो गई हैं और आज जिस तरह से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदर पाकिस्तान, ये सूरत हाल तो बहुत खतरनाक होती चली जा रही है। ये कहां तक जाएगी? देखें, ये किसी हद तक भी जा सकती है। निज़ाम को तो नहीं मैं बात कर रहा कि हिला सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी कुव्वतें जो कोई भी इख्तलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो ऐसे रेफरेंसेस तैयार करके भेजना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कोई भी पाकिस्तान में नहीं बच सकता। आप पहली बात तो ये है कि क्यों रेफरेंस भेजने की जरूरत पड़ी है। एक सिंपल सा मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एक सिंपल सा जो अभी इमरानी साहब ने भी कहा था कि भाई एफबीआर उनकी बेगम से पहले उन्होंने पूछा, उन्होंने क्लैरिफाई किया, ठीक, ये किसने तैयार किया, किसने भेजा? आरिफ अलवी के तो हाथ पांव कांपे। सबसे बड़ी बात यह कि ये जिसके बिहाफ पर ये कर रहे हैं और दबाव में हैं कि ताकि कोई भी आवाज ऐसी हो जो इंडिपेंडेंट समझी जाती हो, जो कोई ऐसी राय दे सकती हो, ऐसा फैसला दे सकती हो। सो ये सिंपल पहले तो ये बता देना कि ये कहां से आया है। और सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है कि ये एफबीआर ने सर, वो तो गवर्नमेंट को खुद भी नहीं बताना, या गवर्नमेंट बताना नहीं चाह रहे, या तो खुद बेखबर है। टीवी देख लिया वज़ीर आज़म साहब ने, आरिफ अलवी साहब ने खत लिखा है, एक बात खत आरिफ अलवी ने लिखा है।
तो ये क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया? क्या आरिफ अलवी ने कोई फैसला कर दिया? खुदा ना खास्ता शायद गवर्नमेंट ने टीवी नहीं देखा, पता नहीं चला कि खबर क्या है। नहीं, देखें आप मुझे ये बता दें कि आरिफ अलवी साहब ने कोई फैसला कर दिया है? आप एक जुडिशरी का मैटर है, विद इन जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी का एक मैटर है। अगर किसी ने भी कोई कंप्लेंट कर दी है तो उस कंप्लेंट के बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप लेके आ रहे हैं, क्या वो कोई आउट ऑफ जुडिशरी जा रहा है? जुबैर साहब कंप्लीट कर लें बात। जुबैर साहब आप बात कंप्लीट कर लें प्लीज। अब्बासी साहब आपको भी पता है कि आपकी हिम्मत ही नहीं नो करने की। तो आरिफ अलवी साहब और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में एक राय है, एक जनरल राय है, जिसने एक फैसला दिया है, तो बहुत सोच समझ के आरिफ अलवी साहब को कदम उठाना पड़ा होगा ना, और उन पर प्रेशर डाला गया होगा। लेकिन उससे पहले ये क्या बेसिक क्वेश्चंस एक नॉर्मल नहीं है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हमें सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग ये बता दें कि जी एफबीआर ने क्या उनकी बेगम से पूछ-कुछ की थी, उनको कोई लेटर लिखा था, उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी? देखिए सिटिंग जज के खिलाफ आप जब रेफरेंस भेजते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उस दौरान वो इमोबाइल होंगे, वो कोई बेंच पर नहीं बैठेंगे, उनकी जो अपनी रेपुटेशन है वो खराब होगी। सिंपल रेफरेंस भेजना। सो अगर आपने बेसिक वर्क ही नहीं किया तो वो आप लास्ट का स्टेप क्यों उठाने के लिए पहुंच गए? और फिर ये अगर अब्बासी साहब ये मयार अगर हम सब पर अप्लाई हो ना तो आपकी कैबिनेट के 99.9% लोग फारिग हो जाएंगे। अगर यही आपका स्टैंडर्ड हो तो ये जब आप सिलेक्टिवली इस किस्म की चीजें करते हैं इसमें तो कोई बच ही नहीं सकता। आपने किसी मुखालिफ को भी अगर आपने उसकी आवाज बंद करनी है तो आप उसकी आवाज बंद कर सकते हैं। मैं नहीं बच सकता फ्रैंकली कि अगर मुझे हर चीज का जवाब देना कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बीवी क्या कर रही है, और बगैर उसके कि जो तरीक़ेकार डिफाइंड है हमारे कानून में कि जी एक एफबीआर एक फोरम है, उसको अगर कोई इशू है तो उसने क्या पहले कोई तहकीकात की है, उसने कोई मालूमात की है, वो डिससेटिस्फाइड होने के बाद ये एंड तक पहुंचा है। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी इंश्योर करनी चाहिए, कल आपके गले में पड़ेगा। यहाँ पर दो तीन बड़े अहम सवाल। जुबैर साहब आपने बड़ी वैलिड बातें की हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू नफीसा शाह साहिबा का, जो सदाकत अब्बासी साहब का, जो अमानुल्लाह साहब का है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में वेटेज जरूर मौजूद है, लेकिन दो तीन बड़े अहम सवाल हैं। इसके अलावा जो आज खबर आई है द न्यूज़ में कि सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही नहीं, उनके अलावा एक और वुड बी आइंदा होने वाले चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई होने जा रही है या हो सकती है? अमानुल्लाह साहब। मैं तो कहते हैं हाशिकुल्लाह, अल्लाह ताला इस चीज़ से बचाए। हम तो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। काजी साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत सीरियस इशू है, ये कोई डिस्कशन का इशू नहीं है, ये कोई मुजाहरा का इशू नहीं है। हम तो आपको अभी से बता रहे हैं 14 तारीख को कोई प्रोसीडिंग अगर हुई हम उसके ख़िलाफ़ सीसा पिला हुई दीवार बनेंगे। ये 22 करोड़ आवाम के दिलों की आवाज़ है, इसलिए हुकूमत को ये बलूचिस्तान के उस शख्स के खिलाफ आप कर रहे हैं जिसके वालिद ने पाकिस्तान बनाया, जिसके असासे दुनिया को मालूम है, उसने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। आज हम और आप जिस पाकिस्तान में बैठे हैं, उस आज़ाद फिजा में बैठे हैं, उसमें इस खानदान का, इस बच्चे का दखल है क्योंकि उस आंगन में पैदा हुआ है। हमने तो उन तमाम इदारों को महलाइन करना शुरू कर दिया है। हमने मोहतरमा फातिमा जना खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा, हमने बंगाली जिन्होंने पैरामीटर हमारे रहेंगे तो यहाँ पर इस मुल्क में कौन रहेगा? क्या यहाँ करप्ट लोग राज करेंगे? 22 लोग राज करेंगे, चाहे जज हो, चाहे अवाम हो, चाहे सियासतदान हो। सिर्फ आपने खुशामदियों को इधर भर्ती करना है, खुशामदी लोग जो हर जगह पर सजदारेज हों। एक बंदा ऐसा है जो दुनिया को मालूम है खुदा के बगैर नहीं डरता है, वो है काजी फाइज ईसा। उसके फैसले आजाद है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, वो इवन देन किसी कार्रवाई करेंगे तो आप ये मैं समझता हूँ चौधरी इफ्तिखार वाले इशू को भूल जाएंगे। उस इशू पर बहुत सारे सवालात हो सकते थे, मगर काजी फाइज के मामले में कोई एक शख्स भी नहीं होगा, उसके मिजाज से इख्तिलाफ हो सकता है। उसके बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों पर अगर किसी को जजमेंट पे एतराज़ है उसके पास फोरम मौजूद है, मगर आज तक किसी जजमेंट की बुनियाद पर किसी के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया, बहाना तो कोई और है, मगर किसी को कोई जजमेंट से एतराज़ है तो रिव्यू कर दे। मगर जजमेंट की बुनियाद पर किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सब सवाल सदाकत अब्बासी साहब के सामने रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक देन कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नफीसा शाह साहिबा, आप कुछ बात करना चाह रही थी? जी बस छोटा कमेंट, जो आपने अर्लियर मुझसे क्वेश्चन पूछा सदर की इम्पीचमेंट के बारे में, जी वो तो पार्टी में सदर का रूल जो इस मुल्क में या किसी भी जमहूरियत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में सदर जो है यूनिटी ऑफ द स्टेट की अलामत होता है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि इस केस में बहुत ही आती है, क्या उसको वेट नहीं किया, क्या उसमें लीगल इतना बड़ा उनको या एंटिसिपेट नहीं किया कि ये क्या होने जा रहा है। उन्होंने लॉयर्स से कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं देखे, उन्होंने ये नहीं देखा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का आपस में इससे टकराव होगा। तो आई थिंक देयर इज अ फेलियर इन द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मैं जरूर कहूंगी। इम्पीचमेंट बात की बात है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल इससे राय और जजमेंट पूछे तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही इनडिस्क्रीट स्टेप है अगर सदर ने लिया है, being conscious and being conscious of the fact that his constitutional role is such that he is a unifier. He represents the unity of the state and he represents the unity of all the pillars of the state. ठीक, सदाकत अब्बासी साहब, देखिए दो तरह का रिस्पांस है। मैं समझता हूँ जो लीगल फ्रेटर्निटी का रिस्पांस है उसको तो सीरियस लेने की ज़रूरत है और उनके साथ बैठ के उनके अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि सारा कुछ अभी तक तो स्पेकुलेशन पे ही है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, किसने भेजा है, ये सारी बातें अभी बैठ के कैसे हल करेंगे? मेरा मतलब ये कि इनकी बात को, इनके एतराज़ को, जहाँ तक बात है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की क़यामत की निशानियाँ हैं, आज तक इन 5 लोगों को किसने इख्तियार दिया मेरा फैसला करें? नवाज शरीफ कहते हैं मेरे असासे मेरी आमदनी ज़्यादा है, तुम्हें क्या? ये वो हैं जो कभी बुग़्ज़ से भरे होते थे, ये वो हैं जिन पे कभी हमले होते थे, ये वो हैं जिनका कभी एहतसाब ही नहीं होता था पीपल्स पार्टी के मुताबिक। तो इनकी तो बात को हम समझ रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो बहाना ढूंढ रहे थे। कल नैब और न्याजी का अनहोली अलायंस था, आज इनको सूट कर रहा है, तो ये नैब के साथ खड़े। कल अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को सजा दी, ये सड़कों पे गए थे, मुझे क्यों निकाला, इनके पास क्या अख्तियार है? और जो निहाल ने, दानियाल ने कहा, तलाल ने, वो तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ इनको हमारी मुखालफत करनी है, इनको कोई हाथ में चीज़ नहीं आ रही। कभी ये एहतसाब के प्रोसेस पे नैब के बाहर आके हमें गालियां दे रहे हैं, नैब जो इंडिपेंडेंट इदारा है। ऑपोजिशन को अपोजिशन करने के लिए आज फिर पेट्रोल की प्राइसेस कितनी बढ़ा दी हैं आप लोगों ने? 113 रुपए पे पेट्रोल, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इसमें मोहतरम जुबैर साहब भी बैठे हैं, इस वक्त इंडिया में पाकिस्तानी रुपए में 154 रुपए प्राइस है, श्रीलंका में 126 है, बांग्लादेश में 149 है, नेपाल में 142 है, पाकिस्तान में 112 है। वर्ल्ड प्राइस बढ़ी है, पाकिस्तान में डॉलर महंगा हुआ। जुबैर साहब आपको चैलेंज किया, साहब छोड़ के गए हैं, जुबैर साहब आपको चैलेंज किया, आप बताएं। और एक और बात, आखिरी बात मैं जुबैर साहब से कहता हूं कि जब से हमारी हुकूमत आई है 60 अरब रुपया हम सब्सिडी दे चुके हैं, सब्सिडी में दे चुके हैं, खजाना सारा खाली है। जुबैर साहब से जवाब लेने दें, से सब्सिडी दें, अब जवाब लेने दें, जाते कर्ज मजी, अब जवाब लेने दें जुबैर साहब। पहली बात तो यह है कि जब हमारी हुकूमत थी और 71 रुपए था पेट्रोल की कीमत, उस वक्त पूरे खत्ते में सबसे कम था। लेकिन इनके लीडर और इनकी लीडरशिप क्या फरमाते थे? वो ये फरमाते थे कि अगर कीमत पड़े पेट्रोल की तो उसका मतलब ये है कि जो लीडर है वो करप्ट है। उनकी तकरीरें हैं, असेंबली में तकरीरें हैं। 71 रुपए थी पाकिस्तानी प्राइस। दूसरी बात यह है इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं, 7% कम हुई हैं। और अगर डिवैल्यूएशन की वजह से आप आवाम को क्यों पनिश कर रहे हैं? डिवैल्यूएशन आपने की है और पनिश हमें कर रहे हैं। जो इकदाम आप उठाते हैं उसी को बहाना बनाते हैं कि जी हम इसलिए कीमत बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिवैल्यूएशन हुई है, रुपए की कदर। भाई रुपए की कदर मुस्लिम लीग नवाज ने या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं की, आपने की है। आपने ओपन मार्केट में अकाड़ पछाड़ किया है, आपने पैसे बनवाए हैं बिलियनर्स के, कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं खेल। सो डोंट ब्लेम अस फॉर द एक्शंस दैट यू हैव टेकन, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस परसों गिरी हैं तो उसका बेनिफिट आपको आवाम को देनी। तीसरी बात, आप जीएसटी 2% से उठा के लेके चले गए 17%। क्या कहते थे आपके फाइनेंस के जो चैंपियन थे कि जी इसहाक डार ने इतना जीएसटी लगा दिया है, इतना लेवी कर दिया, लगा दिया है कि जिसकी वजह से पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो आप हटा दे। वो अब आपकी हुकूमत है ना, तो आप हटा दें। आप क्यों नहीं हटाते हैं?
और तीसरी बात यह है कि जो गरीदा आपने कहा कि उन्होंने पूछा या देखा नहीं था आरिफ अलवी ने, उन्होंने सिर्फ ये पूछा होगा कि मुझे साइन क्या करना है बस, और अगर देर तो नहीं हो रही है, मैं अगर आधा घंटा ले लूं साइन करने में, पढ़ लूं ऊपर, उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा होगा। उनको कहा जाएगा और जहां से कहा जाएगा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उसको साइन करें और आगे करें। बैर साहब ने कहा बिल्कुल वक्त खत्म हो हम चुका है आज मेरे भी पास। कहते हैं कि पाकिस्तान की कीमतें डिवैल्यूएशन के बगैर, हालांकि डिवैल्यूएशन के बावजूद पाकिस्तान की कीमतें अपने खित्ते में आप लोगों ने सबसे कम अगले हैं। हफ्ते अगले महीने फिर कीमत बढ़ा देनी है, फिर प्रोग्राम कर लेंगे। एडजस्टमेंट कर लेंगे, इनका इरादा है कि और बढ़ाएं। और इनका इरादा है कि और बढ़ाएं। और आपने एक इदारा बनाया था ओगरा, ओगरा जो रेकमेंड करते थे उससे भी कम कर रहे हैं। ठीक तो हम ये कह रहे हैं अभी भी हमें क्यों ब्लेम करते थे? काश कोई सब्सिडी के देने के लिए आप सख्त छोड़ जाते, इतने कर्जे ना आपने अगले हफ्ते अगले महीने फिर कीमत बढ़ा देनी है, सर? फिर प्रोग्राम कर लेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, नफीसा शाह साहिबा, अमानुल्लाह किंद्रानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज़।